हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 11 नवंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले सुबह की शुरुआत एक हम कोट से करेंगे। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं श्रेष्ठ हैं। यानी आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है आप श्रेष्ठ हैं। अपनी तुलना किसी और से या खुद की तुलना या किसी और की तुलना खुद से मत कीजिए। आप जैसे भी हैं और जहाँ भी हों अपने कमियों को पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास करें। एक दिन अवश्य आप अपनी मंजिल को पाने में कामयाब होंगे। तो आप लोग लगे रहिए, आज नहीं तो कल मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 9 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 10 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 11 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 12 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 11 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। अब हम लोग इस महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डे दिए उसको देखेंगे। जैसे विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार गुरु नानक जयंती भी 5 नवंबर को मनाई जाती है। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। फिर 8 नवंबर की बात की जाए तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। फिर 9 नवंबर की बात की जाए तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को हम लोग शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस हम लोग 10 नवंबर को मनाते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ फैक्ट होगा हम लोग देखेंगे। 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसकी बात हमने पहले की है। जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और सभी को शिक्षित बनाने के लिए मनाया जाता है। ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इनकी जयंती यानी जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में रूस ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पहला ऑप्शन है ओरेसनिक, दूसरा ऑप्शन है ब्यूरविस्टनिक मिसाइल, तीसरा ऑप्शन है RS-26 रूबेज मिसाइल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूरविस्टनिक मिसाइल का भी रूस ने अभी हाल ही में परीक्षण किया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। ये भी जितनी मिसाइलें ओरेसनिक, RS-26 रूबेज, ये सारी मिसाइलें जो हैं ये रूस की हैं। रूस। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। देखिए यही है मिसाइल। रूस ने इसे सबसे पहले 2028 में 18 में प्रदर्शित किया था, इस मिसाइल को। हाल ही में परीक्षण के दौरान इसने कथित तौर पर 15 घंटों में 14,000 किलोमीटर की उड़ान भरी। यानी कि 15 घंटों में इस मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की उड़ान भरी है। नाटो इसे SSC-X9 स्काई फॉल कहता है। यानी नाटो जो एक सैन्य संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो इस मिसाइल को SSC-X9 स्काई फॉल कहता है। और इसका नाम स्टॉर्म
पेट्रल नामक पक्षी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, एक पक्षी है स्टॉर्म पेट्रल, उसके नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह तूफान का पूर्वाभास देता है। ठीक, यानी तूफान जब आने वाले होते हैं तो ये स्टॉर्म पेट्रल नामक पक्षी एक पूर्व में आभास करा देता है लोगों को कि तूफान आने वाले हैं। तो इस पक्षी के नाम पे ही इस मिसाइल का नाम रखा गया है। इसकी मारक क्षमता असीमित है और यह मिसाइल सुरक्षा को चकमा देने में सक्षम है, यानी कि ये जो रडार है उसकी पकड़ में मिसाइल नहीं आएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में किस वन्यजीव प्राणी को अनुसूची 2 संरक्षण में बहाल किया गया है? पहला ऑप्शन है रीसस मैकाक, दूसरा ऑप्शन है जंगली कुत्ता, तीसरा ऑप्शन है सुस्त भालू, चौथा ऑप्शन है हिमालयन काला भालू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रीसस मैकाक। इसको अभी अनुसूची 2 के संरक्षण में बहाल किया गया है और ये सारे जितने वन्यजीव प्राणी है ये अनुसूची 2 संरक्षण में ही है। अनुसूची 2 ये संरक्षण में है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। देखिए ये है रीसस मकाक, बंदर है ये, इसको अभी अनुसूची 2 संरक्षण में डाला गया है। रीसस मकाक को वन्यजीव कानून के अंतर्गत अनुसूची 2 संरक्षण में बहाल किया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने रीसस मैकाक के लिए अनुसूची 2 संरक्षण को बहाल कर दिया है, जिससे इसकी शिकार, व्यापार और दुर्व्यवहार के विरुद्ध कानूनी उपायों में वृद्धि हुई है। इस शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाली साइट्स परिशिष्ट 2 के अंतर्गत भी सूचीबद्ध किया गया। यानी जो एक कैटेगरी होती है वैश्विक लेवल पे साइट्स, ठीक है, उसमें परिशिष्ट 2 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है रीसस मैकाक। रीसस मैकाक एक दिनचर सर्वाहारी प्राइमेट है जो वृक्षी और स्थलीय प्रवास के बीच बारी बारी से रहता है। वृक्षों पे रहता है तो कभी स्थलों पे रहता है, ये रीसस मैकाक। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में गूगल किस द्वीप पर एआई डेटा सेंटर स्थापित करेगा? पहला ऑप्शन है फिजी, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन है मार्शल आइलैंड, चौथा ऑप्शन है क्रिसमस द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिसमस आइलैंड। क्रिसमस द्वीप पे अभी गूगल जो है वो अपना एआई डेटा सेंटर बनाएगा। अब ये जितने भी देश हैं, फिजी, न्यूजीलैंड, मार्शल आइलैंड, क्रिसमस द्वीप, ये सारे जो हैं प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। ठीक है, इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें कुछ की राजधानी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। फिजी की राजधानी सुआ है, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन जो है पूरे विश्व में स्थित सबसे दक्षिणी राजधानी है, ठीक है। मार्शल आइलैंड और क्रिसमस द्वीप ये द्वीपीय देश है दोनों, ठीक है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे देखेंगे। इससे पहले हम लोग इस देश की लोकेशन देखेंगे। ये देखिए क्रिसमस आइलैंड है, इस पे ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रकार से देखा जाए तो नियंत्रण है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ईस्ट तिमोर, ये हो गया पापुआ न्यू गिनी, ये हो गया इंडोनेशिया, ये हो गया फिलीपींस, ये हो गया वियतनाम, ये हो गया थाईलैंड, ये हो गया कंबोडिया, ये हो गया ब्रुनेई, ये हो गया मलेशिया, ये हो गया सिंगापुर। ये सारे हमारे प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन, इन दोनों के जो ज्वाइंट सेक्शन है वहाँ पे ये दोनों देश स्थित हैं, ठीक है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग के साथ क्लाउड साझेदारी के बाद गूगल क्रिसमस द्वीप पर एक प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा केंद्र स्थापित करेगा, ठीक है, क्रिसमस द्वीप पे। यानी कि ये जो समझौता हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार से हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग द्वारा।
क्रिसमस द्वीप हिंद महासागर में स्थित, ये इंडियन ओशन में है। एक ऑस्ट्रेलियाई बाहरी क्षेत्र है जो जावा से लगभग 350 किलोमीटर दक्षिण, जावा इंडोनेशिया में है, और मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया से 1550 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी लोकेशन बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से कितना दूर है और इंडोनेशिया के जावा से कितना दूर है। ये महत्वपूर्ण नहीं है उतना। इस द्वीप की खोज 1640 थी, यानी 1643 में क्रिसमस के दिन हुई थी। क्रिसमस जो मनाया जाता है उसी दिन इसकी खोज हुई थी, 1643 में। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में तूफान फंगवोंग ने किस स्थान को प्रभावित किया है? तूफान फंगवोंग, पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है जकार्ता, तीसरा ऑप्शन है फिलीपींस, चौथा ऑप्शन है कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस, यानी कि अभी तूफान फंगवोंग फिलीपींस में आया हुआ है। अब इंडोनेशिया जो है इसकी राजधानी होगी जकार्ता। इसकी नई राजधानी नूर सुल्तान है, क्योंकि जकार्ता जलवायु परिवर्तन के कारण जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो जकार्ता अब समुद्र में डूबने वाला है, तो इसकी नई राजधानी को नूर सुल्तान बनाया गया। जकार्ता भी, ये जकार्ता दिया है, ये इंडोनेशिया की राजधानी। फिलीपींस की राजधानी होगी मनीला। कंबोडिया की राजधानी होगी नोम पेन। नोम पेन। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। तो लोकेशन में एक बार फिलीपींस को देख लेते हैं हम। ये फिलीपींस है प्रशांत महासागर में, ठीक है। अब इससे जुड़े इसके आसपास के देश भी थोड़ा देखेंगे। वियतनाम ये रहा, कंबोडिया ये रहा, लाओस ये रहा, म्यांमार ये रहा, थाईलैंड हो गया, ये चाइना ऊपर हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर ये हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, ये ईस्ट तिमोर हो गया, ये पापुआ न्यू गिनी हो गया। तो ये बॉर्डर कंट्री जितनी भी थी हम लोगों ने, आसपास की कंट्रियाँ उनको देखा हम लोगों ने। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। तूफान फंगवोंग ने फिलीपींस में दस्तक दी और लुजोन के अरोरा प्रांत में, ये फिलीपींस में जगह है, 185 किलोमीटर प्रति घंटे और 230 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पवनें बही, हवाएं चलनी। इसके बाद यह ला यूनियन के निकट कमजोर पड़ गया, ठीक। फंगवोंग तूफान काल मेघी के बाद आया है। अभी काल मेघी तूफान भी आया था, जिसने पहले 200 से अधिक लोगों की जान ले ली थी और आपदा की स्थिति पैदा कर दी थी, जिससे देश में आपदा से उबरने की चुनौतियां और बढ़ गई थी। यानी इससे पहले भी एक तूफान आया था, काल मेघी तूफान, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? पहला ऑप्शन है विजय कुमार, दूसरा ऑप्शन है गगन नारंग, तीसरा ऑप्शन है अनीश भानवाला, चौथा ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनीश भानवाला ने अभी ISSF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। और ये जितने भी खिलाड़ी हैं, विजय कुमार, गगन नारंग, अनीश भानवाला और अभिनव बिंद्रा, ये लोग शूटिंग से संबंधित हैं। शूटिंग। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। यही है अनीश भानवाला जी, जिन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है। अनीश भानवाला ने काहिरा में, और ये प्रतियोगिता कहाँ पे हो रही है? काहिरा, इजिप्ट में, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में, ठीक, 25 मीटर रैपिड फायरिंग पिस्टल स्पर्धा में। अट्ठाईस हिट लगाकर रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय अनीश भानवाला, ये हरियाणा सोनीपत के हैं। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज बने, जिसने भारतीय निशानेबाजी इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नागरिकता मिलने के बाद
भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए? पहला ऑप्शन है रयान विलियम्स, दूसरा ऑप्शन है अभिजीत भारती, तीसरा ऑप्शन है सरप्रीत सिंह, चौथा ऑप्शन है हरप्रीत खोन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रयान विलियम्स ने अभी हाल ही में भारतीय नागरिकता मिलने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम में ये शामिल हुए हैं। अब ये जो रयान विलियम्स हैं वे ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया। अभिनीत भारती जो हैं ये आपके ब्राज़ील के भारतीय मूल के थे, लेकिन ये ब्राज़ील में रहते थे। सरप्रीत सिंह जो हैं ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये न्यूजीलैंड में रहते हैं। हरप्रीत खोन्ना ये भी भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये जर्मनी में रहते हैं। ये सभी फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ठीक है, बेसिकली सभी फुटबॉल प्लेयर्स हैं ये। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, देखेंगे हम लोग। यही हैं रयान विलियम्स, ठीक है, अभी भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जन्मे, यानी इनका जन्म पर्थ में हुआ था। 32 वर्षीय फॉरवर्ड रयान विलियम्स, पूरा नाम क्या है इनका? फॉरवर्ड रयान विलियम्स अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के शिविर में शामिल हो गए हैं। विलियम्स जो 2023 में बेंगलुरु एएफसी के लिए खेल रहे हैं, बेंगलुरु एएफसी के लिए खेल रहे हैं, ने भारतीय नागरिक बनने के लिए अपनी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता त्याग दी है। इन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता त्याग दी है, जो आधुनिक भारतीय फुटबॉल में एक ऐतिहासिक कदम है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुजरात, यानी कि अभी गुजरात ने पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। अब ये ऑप्शन उसके बारे में देखेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ इसकी राजधानी है राय, झारखंड की राजधानी है रांची, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब सीएम की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पे कौन है? तो झारखंड के हैं हमारे हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा, विष्णुदेव साय भाजपा से हैं। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल भाजपा से। मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव, ये भी बीजेपी से हैं। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। गुजरात जीनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र यानी गुजरात बीआरसी के नेतृत्व में आदिवासी समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और
जीसीपीडी की कमी जैसे वंशानुगत विकारों के निदान और रोकथाम के लिए एक आनुवंशिक संदर्भ डेटाबेस तैयार करना है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम आउट की 2025 की एशिया की सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है बीजिंग, तीसरा ऑप्शन है शंघाई, चौथा ऑप्शन है चियांग माई। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। यानी कि अभी टाइम आउट की 2025 की एशिया की सूची जारी की गई है, तो उसमें सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई जो है पहले नंबर पे है, ठीक। बीजिंग दूसरे नंबर पे है, शंघाई जो है तीसरे नंबर पे है, और चियांग माई ये थाईलैंड का शहर है, ये हमारा चौथे नंबर पे है, चियांग माई। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। भारत की वित्तीय और मनोरंजन राजधानी मुंबई, ये भारत की वित्तीय और मनोरंजन राजधानी भी बोली जाती है। को एशिया के 18,000 से अधिक निवासियों पर किए गए टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर माना गया है, जिसने बीजिंग, शंघाई और बैंकॉक जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। सर्वेक्षण में संस्कृति, भोजन, नाइट लाइफ और जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया, जिसमें बताया गया कि मुंबई के 94% निवासी अपने शहर में खुशी पाते हैं, जो सभी सर्वेक्षण किए गए शहरों में खुशी का सबसे ऊंचा पैमाना है। पहले नंबर पर देख लीजिए, बताया दिया हम लोगों ने मुंबई, दूसरे नंबर पे बीजिंग, तीसरे नंबर पे शंघाई, चौथे नंबर पे चियांग माई थाईलैंड है, पाँचवें नंबर पे हनोई है वियतनाम का, छठवें नंबर पे जकार्ता, सातवें नंबर पे हांगकांग, आठवें नंबर पे बैंकॉक थाईलैंड, नौवें नंबर पे सिंगापुर और 10वें नंबर पे हमारा ये हो गया सियोल दक्षिण कोरिया। तो टॉप 10 जितने भी ये प्लेसेस हैं एशिया में, उसको पॉइंट आउट किया गया है इसमें। ये मुंबई की तस्वीर है, गेटवे ऑफ इंडिया की। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में पाकिस्तान ने संसद में कौन सा संशोधन अधिनियम पेश किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 27वां, दूसरा क्वेश्चन है 28वां, तीसरा ऑप्शन है 29वां, चौथा ऑप्शन है 30वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 27वां, यानी पाकिस्तान ने संसद में 27वां संशोधन अधिनियम पेश किया है। अब ये 27वां संशोधन अधिनियम है क्या पाकिस्तान का, देखेंगे हम लोग। पाकिस्तान का 27वां संशोधन जनरल असीम मुनीर की पूर्ण सत्ता तक की राह, यानी कि ये संशोधन जब हो जाएगा तो जनरल जो है वहाँ के आर्मी चीफ असीम मुनीर, उनकी सत्ता पूर्ण हो जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने सीनेट में 27वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। यह संशोधन एक शक्तिशाली नया पद, इसे एक नया पद बनाया जाएगा, फील्ड मार्शल या रक्षा बलों के प्रमुख का सृजन करता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। सभी सुरक्षा एजेंसियों पर नियंत्रण होगा, यानी कि आर्मी चीफ की शक्तियां और बढ़ा दी गई। कानूनी और राजनीतिक चुनौती में छूट मिलेगी इनको अब, जिससे सेना प्रभावी रूप से सभी संस्थाओं से ऊपर हो जाएगी, ठीक है। सेना ऊपर थी और सेना अब और भी ऊपर हो जाएगी इस संविधान संशोधन से। तो ये रहा आज का हमारा करेंट अफेयर्स। इसकी अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।